हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में छोटी छोटी परेशानियों से हर वक्त तंग रहते हैं। ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती हमें एक बहुत बड़ा अजाब लगती है। सड़क क्रॉस करना एक और तरह की आफत है। बिजली का ना आना एक कयामत है और पानी और गैस का मौजूद ना होना एक और तरह का अजाब। उनका बिल आ जाए तो एक और तरह की परेशानी। अपने दफ्तर और घर के मसाइल हर वक्त हमें घेरे में लिए रखते हैं और मोबाइल फोन की कॉल मिलाते हुए अगर नेटवर्क हमें जैम मिल जाए तो हम झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं देने पर उतर आते हैं। सच है, ज़हनी और जिस्मानी सेहत का मौजूद होना हमें कतई खुश नहीं करता। हमारे पास किसी नेमत को रिकॉग्नाइज करने के लिए वक्त ही नहीं। आज हम आपको फाउंटेन हाउस की एक झलक दिखाते हैं। ये ज़हनी माजूरों की बहाली का एक इदारा है। यहाँ के मकीन उन तमाम परेशानियों से आज़ाद हैं जो हमें अपनी कैद में हर वक्त रखती हैं। जिंदगी यहाँ कैसे नशोनुमा पाती है, आज हम इसकी तलाश करेंगे। हम 10 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। खतरनाक बात यह है कि पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में 180 रुपए फी आदमी, तरक्की पजीर ममालिक में 23 रुपए फी आदमी मेंटल हेल्थ पर खर्च हो रहे हैं। इस बजट में से बहुत से पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो जाते हैं, बजाय इसके कि मरीज पर खर्च किए जाएं। इसके साथ साथ दुनिया के बहुत से ममालिक में एक साइकेट्रिस्ट 2 लाख अफराद के इलाज के लिए, ग्लोबली अस्पतालों में 1 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक बेड दिमागी अमराज के इलाज के लिए है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ भी 10 लाख अफराद के लिए सिर्फ 2 साइकेट्रिस्ट मुयस्सर हैं। फाउंटेन हाउस की इंतजामिया का इसरार है कि हम बहुत से मरीजों की शक्ल टीवी पर नहीं दिखा सकते, इसलिए कि उनके खानदान वाले हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देते कि उनके मरीज की शक्ल अखबार या टीवी पे नजर आए। जाहिर है, एक ज़हनी मरीज के खानदान में रिश्ता कौन करेगा? कारोबारी मसाइल आ सकते हैं, मोहल्ले में दफ्तर में मजाक उड़ सकता है। अब ये रवैया दुरुस्त है या गलत, इस बहस को एक तरफ रखते हुए हमें इंतजामिया के इसरार का एहतराम करना पड़ा और इसी वजह से आप बहुत से मरीजों की शक्ल नहीं देख पाए। पाकिस्तान में दिमागी अमराज के मरीजों की तादाद में सबसे ज्यादा खवातीन हैं, मगर बदकिस्मती से खवातीन के इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, बल्कि बलूचिस्तान में तो फीमेल साइकेट्रिस्ट मौजूद ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से हैं यहाँ? मुझे 2 मंथ्स हो गए, मैं यहाँ पर हूँ। 2 महीने से यहाँ? हाँ जी। हुआ क्या था? मैं डिप्रेशन की मरीज थी। मतलब कि मेरे पहले मैरिड थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर आ गई थी। आप यहाँ कब से हैं? मैं 9 दिन हुए इधर आई हूँ और जनाकारी हुई थी। 9 चढ़ेले मेरे अंदर है, तो उनको निकालने की वजह से मुझे डंडे मारता था, तो मैं फिर इधर आ गई। कौन मारता था? यही अच्छो पिंजे वाला, इसने मुझे बहुत मारा और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई। मेरे बच्चे भी ले लिए, 3 बच्चे हैं मेरे। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से? मेरा नाम 1994 से हूँ। उससे पहले मैं 7वीं क्लास में पढ़ने जाती थी स्कूल, तो मेरे पीछे कॉलेज के गुंडे लग गए और उससे मुझे पढ़ने से हटा लिया, जिसके 6 माह बाद मेरे डिप्रेशन हो गई। डिप्रेशन की मरीज हो गई। पहले दाम तवीज हकीमों के पास लेके जाते रहे, भाई अब्बाजी। पाकिस्तान में बेशुमार लोग ज़हनी अमराज का इलाज तावीज, गंडे और जादू टूने से कराने को तरजीह देते हैं।
यहाँ पे कब से हैं? 4 साल से। ये कैसे आना हुआ? क्यों? भाइयों ने दाखिल करवा दिया था धोखे से। आप लेने नहीं आए? आते ही नहीं मिलने। घर में बस बहन से लड़ाई रहती थी मेरे साथ। ऊपर से मुझे जिनकी तकलीफ ही है ना, जिनका साया है ना, मुझे दवाई तो खा रही हूँ लेकिन जिनका साया तो नहीं मेरे अंदर से गया। खुद में दूसरी पड़ती रहती। आपको कैसे पता चलता है जगह? मैं एक जगह गई थी ना, वहाँ मुझे उन्होंने खिलाया था। 22 गेंद खेल रही थी, मेरी गर्दन साड़ी पीछे चली गई थी। उन्होंने भी यही कहा था। बहुत टेंशन है घर में, इतनी लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। मेरे ससुराल वाले इतना लड़ते हैं। मैं कहती हूँ मुझे अल्लाह मियाँ मकान दे, मैं एक तरफ ही रहूँ, खामोश रहूँ। मैं इन लड़ाई झगड़ों से मैं बहुत तंग हूँ। पाकिस्तान के लिए दुआ, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों मैं अपने बच्चों के लिए गाऊंगी। एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, तो पीछे खाएं थोड़ा। एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली, अप्पू का प्यारा। ये किस लिए बना रही हैं? ये मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ। अच्छा, तो भाई आता मिलने के लिए? जी, छोड़ के भी वो गए हैं, अभी कल भी चक्कर लगाया है। अब कितने अरसे से आप यहाँ? इतने अरसे से नहीं, मैं अभी 2-3 दिन हुए। पिछले 2-3 बार आ चुकी हूँ। अच्छा, बच्चे हैं? जी हैं, मेरी अम्मी अबू तो नहीं है। अच्छा, बच्चे हैं, शोहर है, लेकिन शुक्र है कानों में वो अल्फाज नहीं है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। लेकिन मेरे बच्चे हैं, अम्मी अबू नहीं। अम्मी अबू ये कहते थे बीना बेटे आप मेरे लिए दुआ करते। मैंने कहा जी अब्बा जान, फिर फौत हो गए, वो बचपन था। अम्मी जान थी, वो कहती थी कि कुरान पढ़ पढ़ के बख्शा करना पढ़ते हैं। अब जरा तर्जुमा तफसीर सीख लें बच्ची का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कब से हैं? मैं एक ईद गुजरी है, अब दूसरी ईद आ रही है। क्यों आना हुआ यहाँ पे? वो मेरे सर में से ना शोर की आवाजें आने लग गई थी। तो कौन लाया? मेरी अम्मी लेकर आई थी। अच्छा, अम्मी आती हैं मिलने? अम्मी तो मर गई। कौन कौन मिले आप? नंदे और हैप्पी बर्थडे मनाने और रिश्तेदार चूड़ियाँ बांटने मेरे एजाज में लड़कियों को। देखो उनकी पेमेंट कर दूंगी, जो मेरे एजाज में उन्होंने तोहफे लड़कियों को यहाँ दिए हैं, सारी पेमेंट करूंगी। अब मेरे बच्चे की शादी पे आइएगा। खवातीन पेशेंट्स के इस ब्लॉक में एक खातून ऐसी भी है जो गुज़श्ता 30 साल से यहाँ पे दाखिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो कई साल पहले इस काबिल हो चुकी थी कि उसे घर वापस ले जाया जा सकता था, मगर उसका भाई और बेटा दोनों ही उसे वापस ले जाने पर तैयार नहीं। ये अलग बात है कि वो खातून आज भी अपनी हर जिद और इसरार सिर्फ डॉक्टर के इस वादे पर तोड़ देती है कि उसका भाई उससे बात करेगा, उसका भाई उसे लेने आएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो घर जाने को दिल करता है? घर जाने को दिल करता है? भाई मिलने आता है? जली कौन है? बेटे आते हैं मिलने? काका हुआ घर में? अच्छा, जल्दी के घर में काका हुआ? उमर के घर में, बेटे के घर में। अच्छा, आपके बेटे के घर में? अच्छा, आपको खुशी है इस बात की? तो आपने देखा है पोते को? देखा नहीं। अगर आप फीमेल के एक्सक्लूसिवली हवाले से पूछे तो डिप्रेशन जो है मेल से डबल द टाइम ये हिट करती है फीमेल। अम्मी अब्बू जो है ना वो कराची चले गए, तो उन्हें कहें कि हुमैरा को ना आके ले गए। मुझे खाना नहीं देते, घर तो याद आता है ना। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। मजदूरी किसी किस्म की भी हो, मजदूर अफराद पर हम लोग तरस तो खाते हैं, लेकिन उनकी मदद करने पे हम कोई तैयार नहीं होते। तो जो हमारा मज़हब है वो हमें ये सिखाता है
कि ऐसे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और उनको प्रॉपर जो है संभाला जाए और उनकी मुनासिब देखभाल की जाए। ये तो अल्लाह की देन है कि किसी को माजूर देते हैं या किसी को, लेकिन पेरेंट्स इक्वल ही राइट्स रखते हैं दोनों के लिए। लेकिन मेरे नज़दीक तो यही है कि जो बच्चा माजूर होता है उसको वालिदैन ज़्यादा केयर भी करते हैं और उस पर तवज्जो भी ज़्यादा देते हैं। असल में तो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो घर वालों के लिए भी एक सोसाइटी जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करती, घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते। इसमें इकोनॉमिकल रीजंस बहुत हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो मोस्ट आप समझती हैं कॉमन डिजीज़ कौन सी है जो फीमेल पेशेंट्स में? अगर आप फीमेल के एक्सक्लूसिवली हवाले से पूछे तो डिप्रेशन जो है मेल से डबल द टाइम ये हिट करती है फीमेल। इसकी डिप्रेशन की क्या यानी सोशल कंडीशंस होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं? जी बिल्कुल, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, प्लस बायोलॉजिकल भी होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जिस तरह को पेशेंट्स आपके पास ऐसी भी आती हैं जिनको कोई तावीज़ गंडे या जिनका कुछ जिन वगैरह की लोगों को होती होगी शिकायत और उस पर टॉर्चर भी किया जाता है, कोई इस तरह के पेशेंट आप? जी बिल्कुल आते हैं, हमारे पास फैमिलीज लेके आती हैं और बेसिक वो वजह ये बताई जाती है कि जी इन पे जिन का साया है, लेकिन ये उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये एक बीमारी है। अच्छा, अब वो कौन सी बीमारी, उसके सिम्टम्स क्या हैं जिसके बाद फिर आमतौर पर ये समझा जाता है कि जिन है? और मेंटल डिसऑर्डर्स में जी बहुत सारी बीमारियां जिनके मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है और साइकोसिस जिनको हम कहते हैं। उसमें क्या बिहेव करता है पेशेंट? उसमें मरीज होता है कि जी आम रूटीन से हट के डिफरेंट बातें करने लग जाता है, इररिलेवेंट टॉक आ जाती है, यानी जो हकीकत से हट के होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो मरीज़ को एक्चुअली नज़र आ रही होती हैं, सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन आमतौर पे ये समझा जाता है कि शायद किसी चीज़ का साया है जो ये उसमें से बोल रहा है या कुछ हो रहा है। एक्चुअली ये नहीं, वो एक बीमारी है। मेंटली तौर पे मैं ठीक नहीं हूँ ना, परफेक्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मैं ना नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करूँ, आम इंसानों की तरह बिहेव करूँ। आपका दिल करता है घर जाने को? मेरा दिल करता है, बहुत ज़्यादा दिल करता है मैं घर जाऊँ, अपनी बहन से मिलूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अम्मी अब्बू जो है ना वो कराची चले गए, तो उन्हें कहें कि हुमैरा को ना आके ले जाए। भाई भी लड़ते हैं, बहनें भी लड़ती, भाभी भी लड़ती है। यहाँ मेरा दिल लगता है। क्यों लड़ते हैं? मुझे खाना नहीं देते, मेरे भाई को देते तो मुझे खाना नहीं देते, मुझसे गुस्से से बोलते हैं। कैसे आना हुआ? मामा छोड़ने आई थी, दिल कर रहा घर जाने का, मामा ही नहीं आ रही लेने। मुझे तकलीफ तो कोई नहीं है, मगर भाई घर तो याद आता है ना, मिलने बिल्कुल भी नहीं आते, फोन भी महीने महीने बाद करते हैं। यहाँ पे कितनी ऐसी पेशेंट्स हैं आप समझती हैं जो घर जा सकती हैं, जो घर पे रहने के काबिल हैं, उसके बावजूद वो यहाँ पे उनके घर वालों ने डंप कर दिया प्रैक्टिकली उन्हें? लाइक अगर आप फीमेल को देखें तो जी इस वक्त मेरे पास जैसे तकरीबन आज मेरे पास 80 मरीज़ हैं एडमिटेड जो हैं, जिनको हम मरीज़ नहीं कहते, हम इनको मेंबर्स कहते हैं ताकि इनको ईगो हर्ट ना हो। तो उसमें से ऑलमोस्ट आप यूँ कह लें कि 25 औरतें इस वक्त मेरे पास ऐसी हैं जिसमें हर एज की, जो कि मैनेजेबल हैं इलाज के साथ और घरों पे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती हैं और बेहतर अच्छा यानी फाल ज़िंदगी अपनी माशी तौर पे अपनी फैमिली के साथ वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डंप है यहाँ। जी घर वाले उनको लेने क्यों नहीं आते? क्या बस जी वो एक जैसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं उनको कि जी ये हमारी अब जिम्मेदारी नहीं, ये अब एक फाउंटेन हाउस की या इस इदारे की जिम्मेदारी है। और बाज़ दफ़ा लोगों को होता है कि जी हम इनको कैसे मैनेज करें, कुछ स्टिग्मा का डर होता है, कुछ और बड़े सोशल रीजंस जिस वजह से वो इनको मैनेज कर यानी अपनी जिम्मेदारी को सोचते ही नहीं है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर और कराची में ज़हनी अमराज के इलाज मुआलजे के लिए कुछ सहूलियात मुयस्सर हैं। जो सहूलियात मुयस्सर हैं भी, उनमें भी गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट और चैरिटी बेस्ड इदारे ज्यादा काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक इदारा फाउंटेन हाउस के नाम से 1971 से लाहौर में काम कर रहा है। इस इदारे में 400 बेड्स और मरीजों की रिहेबिलिटेशन की सहूलियात मुयस्सर हैं, जिनमें से 100 बेड्स खवातीन के लिए और 300 मर्दों के लिए मुख्तस हैं।
फाउंटेन हाउस की ओपीडी रोजाना 1000 मरीजों को इलाज की सहूलियत दे रही है। फाउंटेन हाउस में दिन का आगाज बड़ी गहमा गहमी से होता है। कहीं क्लास होती है, कहीं असेंबली और कहीं वर्कशॉप। मेहनत और हुनर का फूल कहीं भी अपने तमाम हसीन रंगों के साथ खिल सकता है। कैसे? आप खुद देखिए। यहाँ पे हमारे पास वो बच्चे जो 17 साल से ज़ायद उम्र के मेल बॉयज़ होते हैं। ये सेक्शन है यहाँ पे आयरनिंग का है। ये ऐसे टास्क भी हम साथ साथ करवा रहे हैं ताकि ये इनकी अपनी डेली लाइफ के लिए भी यूज़फुल हो। ये जो सेटअप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा बच्चा हबीबुल्ला है और ये यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहा है। यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग है जो इनिशियली हम इनको पेपर पे करवाते हैं, उसके बाद फैब्रिक पे है, बैग मेकिंग करते हैं। यहाँ पे ये बैग्स बनते हैं। ये बैग आपको देखें, ये बच्चा, इसका नाम मुअज़्ज़म है। ये बड़ा हमारा टैलेंटेड बच्चा है, उमैर है। ये आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा, ये बैग बनाने की आपको। और ये सारे टास्क इवेंचुअली यही है कि जो इनके लिए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए कारआमद हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका? उमैर। उमैर, क्या कर रहे हो? काम। कौन सा काम? उमैर। अच्छा, बुक बाइंडिंग हो रही है। आप? अच्छा, बैग। अच्छा, ठीक है, बाइंडिंग हो रही है। ये मैं करेगी ऐसे में मैं वो करता हूँ, वो बनाता हूँ, वो बनाता हूँ। ये समझ के ना, ये समय पेटिंग करता हूँ, पेटिंग। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, क्या कर रहे हो यार? कलरिंग कर रहा हूँ। अच्छा लगता है कलरिंग करना? हाँ। तो दिखाओ तो सही काम अपना। ये हाँ वाह, ये तो कमाल है। जी आज मेरा उर्दू का टेस्ट हुआ है। आज उर्दू का टेस्ट हुआ है? इंग्लिश का, मैथ का। इंग्लिश और मैथ का। तो अब मेरे पूरे मार्क्स आए हैं। अच्छा, सारे मार्क्स हैं माशाल्लाह। जी सर, मैं घर वाले ये मैं वो सोचते हैं मैं बड़ा होकर मैं CID बन जाऊँ। माशाल्लाह। का या रसूल अल्लाह वसल्लम का या हबीब अल्लाह। मीठा मीठा पहला जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो अपने घर वाले दोस्तों को क्या कहोगे? हेलो हाय कहोगे? मैं उनको सलाम दुआ कहूँगा। मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। क्या बनाया है? ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है, ये मैंगो है, ये हाउस है और ये घर है यानी, और ये फ्लैग है, ये मेलन है, ये वाटरमेलन है और ये अनार। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। जब कोई धमाका होता है, हमें यहाँ मरीजों को एक्स्ट्रा डोज देके सुलाना पड़ता है। उनके प्यारे उन्हें वापस ले जाने पर तैयार नहीं। घर वालों से होता है। अब 5-6 कनाल ऐसे बड़ा महल बना हो और रहने वाला एक भी ना हो या एक हो, तो उसका क्या फायदा है।
मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जो वापस जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। दर्द वछड़े दा हालनी। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र इस वक्त 14-15 साल हो चुकी है और मैं उसे एक्सेप्ट किया हुआ है। सबसे पहले वालिद और वालदा का फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे को एक्सेप्ट करे। जब वालिद और वालदा नहीं एक्सेप्ट करते तो वो मोहल्ले में गलियों में आवारा फिरेगा और दूसरे लोग कहाँ उसे देखेंगे। कोई उसे पागल कहेगा, कोई उसे साईं के नाम से पुकारेगा। मुआशरा एक्सेप्ट करता है, जो खानदानी लोग हैं वो तो करते हैं, कम तरफ लोग हैं जो इनको अवॉइड करते हैं। हालांकि ये काबिल एहतराम लोग होते हैं, प्यार करने के काबिल होते हैं। कुरान मजीद में भी है कि आप अपनी औलाद को इसलिए ना कत्ल करें कि रिज़्क़ के डर से। ये तो नहीं है, वो क्यों करते हैं? ये तो इन लोगों की अपनी बेवकूफ़ी जहालत है। अगर वो ये इस तरह करते हैं तो वो तो किसी जगह पे भी उनको ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने बच्चों को ना एक्सेप्ट करें। उनको तो एक्सेप्ट करना होता है। डॉक्टर साहब, मोस्ट कॉमन यहाँ पे आप क्या समझते हैं, यानी सबसे ज़्यादा डिजीज़ कौन सी है? इसमें स्किज़ोफ्रेनिया। ये बीमारी में क्या होता है जिसका आपने नाम लिया? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान जो है वो दुनिया की हकीकतों से लाताल्लुक़ हो जाता है। अच्छा। और वो उसको ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसी ऐसी बातें उसको सुनाई देती हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जिसकी वजह से वो माशरे में एक्सेप्टेंस उसकी ख़त्म होती जाती है। पाकिस्तान का मिनहजुल कौम अगर आप देखें जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है कि पाकिस्तान में जो बिजली का जाना, गैस का जाना, नौकरियों का ना होना, लॉलेसनेस, धमाके, टारगेट किलिंग्स, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यही है कि इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अभी आपने ये जिक्र किया तो बताइए कि जब इस तरह का कोई वाकया मीडिया पे रिपोर्ट होता है और एग्रेसिव जब मूड आता है तो उसका कोई इम्पैक्ट होता है इन लोगों पे? ये मैं आपको बताऊं, ये तो आप बात कर रहे हैं, आपने बड़ी वैलिड बात की। जब कोई धमाका होता है, जब कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट्स होते हैं या इस तरह के मीडिया हाईलाइट करते हैं कोई इस किस्म की लॉलेसनेस टाइप की चीज़ें जो मीडिया पे आ रही होती है, हमारे पास नंबर ऑफ द पेशेंट ओपीडी में बढ़ जाते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं वो डिप्रेशन की तरफ आ जाते हैं, उनको दूसरी बीमारी होती है। हमें यहाँ मरीजों को एक्स्ट्रा डोज दे के सुलाना पड़ता है। हमारे पास यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती है ओपीडी में। ये हालात हो जाते हैं। शेर लिख रहा हूँ। आप शायर हैं? जी, अल्लाह ने अता किया और लिख रहा हूँ। 7-8 दफ़ा आ जा चुका हूँ। अच्छा। बस डिप्रेशन होता है, तरह डिपली चला जाता है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, डिप्रेशन किस चीज़ से आता है? डिप्रेशन बस गुस्सा आता है, थोड़ा सा घबराहट होती है और कुछ अपनी गलती होती है, बाज़ औक़ात घर वालों की बात होती है। पेंटिंग की और कुछ पोइट्री लिख रहा हूँ अपनी, जो मैंने अपनी थिंकिंग है उसके बारे में। माशाल्लाह। ये भी आपने ड्राइंग बनाई? जी, खुद बनाया। सही, क्या बनाया? ये सूरज है, खजूर का दरख्त है, वो एक घर है, एंटीना है, टीवी है, बच्चे हैं, घास है, कार है। घर वालों से होता है। अब कोई 5-6 कनाल ऐसे बड़ा महल बना हो और रहने वाला एक भी ना हो या एक हो तो उसका क्या फ़ायदा? एक पेंटिंग के ऊपर कम से कम 4-5 मेंबर्स ने काम किया हुआ है, जिसमें एक पेशेंट जो है वो कैनवस लगाता है, जिसमें कारपेंटर हमारे वो कैनवस लगा के देते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है वो उसके ऊपर जो बेसिक पेंट है, जो बेस है वो लगाता है। तीसरा पेंट जो मेंबर है वो कैलीग्राफी करता है। फिर लास्ट में जो मेरे पास आता है जब उसको मैं फाइनल टचिंग में करता हूँ। मकसद हमारा ये होता है कि मेंबर्स को हम लोग इन पेशेंट्स को मसरूफ़ रखें। हमारे पास जो इस वक्त जो पेशेंट हैं, जो मेंबर्स हैं, वो तकरीबन 1/3 स्टाफ जो हमारे मेंबर्स में से है, जिसमें मेरे यूनिट में इस वक्त 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनको हम बाकायदा सैलरी दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फ्रेम बना रहे हैं। फ्रेम किस चीज़ का? कोई फोटो लगाने का या तस्वीर लगाने का, शीशा हो जाए, जैसे कोई हमें ऑर्डर है वैसा हम काम कर देते हैं। इधर फ्रेम बना रहे हैं तस्वीरों का? जी, तस्वीर का फ्रेम बना रहे हैं। नया काम निकलता है, अलमारियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ वो बनाते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पे जैसे आप ये आरियाँ हैं और ये हथियार हथौड़ियाँ यहाँ रखी हुई हैं, तो ये ख़तरनाक नहीं है? असल होता ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो मेंबर्स काम कर रहे हैं ये सारे रिहेबिलिटेट हुए हुए हैं। आज तक तो कभी 20-22 साल में ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है, ना हुई है। अब मेरा ख्याल है कि ये हमसे ज़्यादा बेहतर है।
डॉक्टर्स के मुताबिक यहाँ पर कम से कम 150 मरीज ऐसे हैं जो बासानी अपने घरों को लौट सकते हैं। थोड़ी सी देखभाल के बाद न सिर्फ वो अपने घर वालों के साथ रह सकते हैं बल्कि माशरे के एक प्रोडक्टिव फर्द बन के जी सकते हैं। लेकिन उनके प्यारे उन्हें वापस ले जाने पर तैयार नहीं। क्या इसकी भी कोई वजह हो सकती है? बताइएगा कि क्या इनमें से कोई ऐसे अफराद हैं आप समझते हैं जो घर जाने के काबिल हैं, रूटीन में फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन उनके खानदान ने उनको प्रैक्टिकली डंप कर दिया? इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जो वापस जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। घर वाले डंप करते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए उसमें कई यानी आपने कांटेक्ट किया और उनको बताया देखिए आपका पेशेंट क्या कैसे ऐसा ही मुझे बिजली करंट लगाना चाहते हैं यहाँ के लोग। यहाँ कोई नहीं लगेगा करंट आपको, कोई परेशान ना। तो वो अच्छा जी अब आपने यानी एक पेशेंट आपके लिहाज से बिल्कुल ठीक है, अब आपने घर वालों से रब्ता किया? उसमें जो ना कई कॉजेज हैं उसके कई कॉजेज हैं। एक तो ये है कि हम लोग अपने ये समझते हैं कि हम तो बीमार हो नहीं सकते, ये बीमार हो गए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पेशेंट के साथ एक मसला ये होता है कि जब ये घर जाते हैं और ये दवा नहीं खाते तो इनकी इंसाइट ख़त्म हो जाती है। जिस तरह हम यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक एक स्केड्यूल के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं कि सुबह नाश्ते में कैसी दवा देनी है, दोपहर में क्या करना है, घर वाले इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाते हैं। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूँ, आज सुबह एक साहब आए कि जी मेरे पास तो बहुत पैसे हैं और मेरा ये बेटा है, इसको आपने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं ले जाना नहीं चाहता। मैंने उनसे कहा कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, आप इनको लेके जाएं। कहते नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं होता, बेगम भी मेरी काम करती हैं, आप ही रखें इनको। मीन हैजुल कौम हमें चेंज होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ फॉन्टनोस में 1990 में आया था और 6 माह में रिकवरी हो गई मेरी बीमारी की। और मैंने इस मस्जिद में देखा काम होने वाला था, तो कुकुलुबाद और कुकुलुल्लाह पूरे करने के लिए मौका मिला, तो मैंने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी इन लोगों के लिए वक्फ कर दी। अब आप यहाँ काम करते हैं? अब मैं यहाँ जॉब करता हूँ और पहले मैं कारपेंट्री का काम करता था, यहाँ पे बहुत काम किया और उसके बाद मैंने रिसेप्शन संभाला और मैं ओपीडी कराता हूँ और पर्ची वगैरह सब कुछ मैं बनाता हूँ। जिन ज़हनी माजूरों और मरीजों के लिए किसी के पास वक्त नहीं, उनका कर्ज वो ख्वाजा सरा उतारते हैं जिनकी हकीकत को हम तस्लीम करने पर ही तैयार नहीं। ये जो ख्वाजा सरा है, इनकी हम एक स्पोर्ट प्रोग्राम है कि ये जो डांस भी नहीं कर सकते या इसके अलावा मतलब बिल्कुल इन बड़ी मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं, जिनकी वो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती, उनकी कुछ किसी तरीके से मतलब उनकी हेल्प की जा सके, उनकी मदद की जा सके कि वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरत ज़िंदगी को वो पूरा कर सकें। हमारे पेशेंट्स के लिए भी बल्कि एक थेरेपी का काम देते हैं। इसमें बल्कि हमने इन लोगों को बल्कि इन्वॉल्व भी करना चाह रहे हैं कि ये आएँ यहाँ पर आके हमारे पेशेंट्स के साथ बैठ के बातचीत करें, कुछ उनको गाना सुनाएं, कुछ उनके साथ एंटरटेन करें उनको, ताकि मतलब उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से मतलब बेहतर हो सके। वो खाना वगैरह खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए हम आते हैं। हम आते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, वो हमें देख के बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए हमें भी ज़्यादा खुशी होती है। मरीजों को भी हम खुश रखें, करके हिदमत करनी चाहिए लोगों को, बिल्कुल हमको भी करनी चाहिए। हम ख्वाजा साहब पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम चाहते हैं बिल्कुल कि हम भी करें। नॉर्मल लोगों का मुआशरा जहां पे दौलत, ताकत और शोहरत की कोई भी कीमत अदा की जा सकती है। ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का।
में से कोई आपका बहन भाई ऐसा होगा तो मैं देखता हूँ कि वो हर बहन भाई की ये कोशिश होती है कि इसके लिए स्पेशल कुछ किया जाए। हमारे यहाँ सरकारी सतह पर जो दिमागी इमराज के अस्पताल भी बहुत कम है। पूरे लाहौर में एक है, एक सिंध में एक है, इसी तरह से मतलब है बहुत ही कम है। तो इस तरह के जो हैं अस्पताल जो है ना वो ज़्यादा होने चाहिए, नफ्सियाती क्लिनिक्स होने चाहिए। अमीर लोगों के खाना घर में सब बच्चा पैदा हो जाए वो तो पाल सकते हैं, लेकिन गरीब क्या कर सकते हैं? आजकल महंगाई को देखो, पाकिस्तान का हालात ऐसे जा रहे हैं। एक और अहम पहलू ये भी है कि जमहूरी तर्ज हुकूमत में सियासी पार्टियां रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, मगर हमें पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के मंशूर में ज़हनी अमराज के शिकार लोगों के इलाज मुआलजे के हवाले से कोई भी वाज़े इक़दाम करने का ऐलान तक नजर नहीं आता। अमल तो दूर की बात है। जैसे ये म्यूजिक का सेशन हो रहा है, जी जी, ये तो थेरेपी है या ये एंटरटेनमेंट? बिल्कुल, ये जब से ये फाउंटेन हाउस बना है ये म्यूज़िक थेरेपी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे आपने देखा है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जो पेशेंट जिनको हम मेंबर कहते हैं, वो काफ़ी आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और इससे काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। यहाँ पे मैडम नूरजहां और मेहदी हसन साहब ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया था इनके साथ इन मरीज़ों के लिए। उसके बाद मैडम सुरैया खानम हमारी एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं, वो बहुत रेगुलर आती हैं। दोनों जो है ना प्रोफेशनल है, तबले वाले और ये पिछले 40 साल से यहाँ पे एम्प्लॉय भी हैं। अच्छा, जो फीमेल मेंबर्स हैं डॉक्टर साहब, उनके लिए भी म्यूजिक का सेशन? जी बिल्कुल, उनके लिए भी होता है और वो बड़ा एंजॉय करते हैं, बल्कि एक रिलीफ है, बड़ा है। उसके बाद रिलैक्स फील करते हैं, मेंबर्स रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि म्यूजिक भी एक थेरेपी है। दर्द वछोड़े दा हाल नहीं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ। आइए हम फाउंटेन हाउस से उस मुआशरे में वापस चलते हैं जहां हम जैसे ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त अफराद बसते हैं, जहां हर आदमी दीवानावार एक दूसरे को कुचल रहा है, जहां कामयाबी के लिए लाशों को जीना बनाया जाता है, जहां झूठी कस्में उठाई जाती हैं, जहां दिल, इंसानियत और जज्बात जैसे फजूल अल्फाज को कब से भुला दिया गया है। नॉर्मल लोगों का मुआशरा, जहां पे दौलत, ताकत और शोहरत की कोई भी कीमत अदा की जा सकती है। हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मेरे दिल से न लो बदला ज़माने भर की बातों का। ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का। चले जाना अभी से किस लिए मुँह
मोड़ जाते हो खिलौना।